आपको याद होगा हामिद मीर का एक बड़ा मशहूर कालम है, नस्ल तो ना बदली जोग्राफिया बदल गया, जिसमें उन्होंने कोट किया है मेजर जनरल खादम हुसैन को कि जनरल न्याजी ने वहां पे क्या कहा, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा, ये मुझे समझते क्या है। और उस पे एक बंगाली मेजर थे मुश्ताक, वो बाथरूम में गए और उन्होंने अपने सर में गोली मार ली। जी 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 जी, तो सर बड़ा दिन। जालिब को भी गद्दार कहा गया था। जालिब ने बहुत बड़े बड़े प्रोफेसरों से ज्यादा समझदारी का सबूत दिया। उन्होंने कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो सर ये हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम ओपनली डिबेट भी नहीं करते। आज भी हम इस मसले पे डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी क्या गलतियां थी, इंडिया की क्या गलतियां थी। और सर आपने जो बात की कि नेपाल के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, बांग्लादेश के साथ भी सर उनका इटखड़क्का पाकिस्तान के लेवल का नहीं है। हमारी भी लड़ाई नहीं, हो रही है मैं मेरा अफगानिस्तान के साथ। मेरा हाँ मेरा मैं, हाँ, मैं उस पे हाँ नहीं कह रहा, मैं ये सिर्फ ये हाँ कह रहा हूँ कि इंडिया भी जो है ना, मतलब आपकी मैं बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंडिया ने को भी अब एक मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। वो छोटे छोटे इश्यूज को जो है ना, में जाके ना वो पर्सनल होके और उन इश्यूज को वो प्रॉपर्ली सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। आप आपने ये कही, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से जो कुछ हाँ रिपोर्ट हो रहा है, वो वन साइडेड रिपोर्ट हो रहा है। हमें बता दिया जाता है कि इतने मिलिटेंट्स मार दिए, इतना कर दिया गया, ये किया। ये एक हमारा वो था, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो ये दस्तूर ग्रुप, जो जमात इस्लामी वालों का, जो जब ये के PFUJ स्प्लिट हुई थी, तो उनका, अच्छा इत्तेफाक की बात है, मैं उनका मेंबर था। तो उन्होंने अपने ऑफिस में, वहाँ उनके जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उनके पास 1971 के अखबारात पड़े हुए थे, तो उन्होंने उन अखबारात की बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स बना के, जो थे ना, स्क्रीन बना के वो लगाई। अच्छा, उससे तो ये लग रहा था, जिसारत के और एक दो अखबारात के, कुछ अखबारात के, और ज़्यादातर जिसारत के, तो उससे तो ये लग रहा था कि हम वॉर जीत रहे हैं, हम वॉर जीत रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो कहने लगे, बात तो तुम सही कह रहे हो। तो मैंने कहा, वो कहने लगे उस वक्त हर अखबार में जो वहाँ से रिपोर्ट हो रहा था, जो हमारी स्टेट न्यूज़ एजेंसीज हैं, APPA हो या जो भी इस तरह की जो भी था, मुझे नहीं मालूम ये अभी, तो जो रिपोर्ट हो रहा था वही रिपोर्ट हो रहा था और वही छपता था। तो इवन कि जब मुझे याद है, मैं एक दफ़ा अपने मामू से, तो मैंने कहने लगे, जब वो यहिया खान की जो बड़ी मशहूर तकरीर है, जो उसने 71 के ढाका फॉल के बाद की थी, कि जी, और वो उसमें तो कहने लगे, उससे तो कहीं लग ही नहीं रहा था कि हम वॉर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, जी हमें थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ है और हम दोबारा जो हैं वो उठ खड़े होंगे। ये तो देखें ना, लोग तो उस वक्त होंगे जब आपको वहाँ से कोई फैक्चुअल रिपोर्टिंग होगी। अच्छा, यहाँ भुट्टो साहब बैठे हुए थे और भुट्टो साहब का तूती बोल रहा था, तो भुट्टो साहब ने लोग भुट्टो साहब के पीछे जा रहे थे, जो जो उनको लगता था कि जो भुट्टो, जैसे आजकल इमरान खान का है, कि तो उनको उस वक्त ये लगता था कि जो भुट्टो साहब बोल रहे हैं वो आसमानी सहीफा है। तो भुट्टो साहब जो कुछ कर रहे थे। फिर आपने ये बात की, जनरल न्याजी की बात की, टिक्का खान का भी मशहूर है कि जी हमें लोग नहीं चाहिए, रकबा चाहिए, इस तरह की बातें हैं टिक्का खाने की। फिर हमने ये देखा कि उसी टिक्का खान को पीपल्स पार्टी ने जब 1990 में आई, तो मोहतर में उन्होंने उनको गवर्नर पंजाब बनाया। तो इन लोगों को तो रिटायरमेंट के बाद भी फैसिलिटेट किया गया। और आज ये चीज़ें भी तो, बेटा रियलिटी तो ये है ना कि टिक्का खान मतलब जब वो ही वॉज 80+ और वो उनको गवर्नर बना दिया गया था पंजाब का। तो बात ये है कि, और जनरल न्याजी जब आया था तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। असल तो लोग कहते हैं कि सिचुएशन खराब हुई थी जनरल टिक्का खान के ज़माने में, और वो आपका हेड ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो नहीं बने थे, लेकिन मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक से पहले वही आर्मी को हेड कर रहे थे, इफ आई एम राइट। ही वॉज द आर्मी चीफ, यस। ही वॉज द आर्मी चीफ। तो आप अब मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान में तो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट किया गया, नवाजा गया, कि जो ईस्ट पाकिस्तान में जिनका रोल जो था बड़ा ही एक शेडी और बड़ा एक वो खराब रोल रहा है।
तो आप मुझे बताएं ना कि फिर क्या किया जा सकता है। फिर आपने यहाँ पूरी इंडस्ट्री भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दी। जो ईस्ट पाकिस्तान में जितनी आपकी बिजनेस कम्युनिटी थी उसको जो सेटबैक्स हुए, आदमजीज को, वलीकास को, दाऊद्स को, वो आए हैं, एक तो वो वहाँ उनकी सारी इंडस्ट्री कॉन्फिस्केट कर ली अपना बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, और जब यहाँ है तो उनका जो रास आता उसको आपने नेशनलाइज कर दिया। तो देखें, आप तो खुद कुल्हाड़ियाँ मारते रहे हैं, आप अपने उसके पीछे पड़ते रहे हैं। तो इश्यूज तो हमारे यहाँ तो जी यही इश्यूज है ना। एक अब आप अभी भी देखें कि कराची के अंदर जो है, अब हम पीपल्स पार्टी 20 साल से बैठी हुई है। 2008 के इफ आई एम राइट 2009 में इलेक्शन हुए थे, जब 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 पीपल्स पार्टी जीती थी 2009 में हुए थे मेरे ख्याल में। आई थिंक सो वो या हाँ या तो उसके बाद से जो है आप कराची की सिचुएशन देखें, आप अपने फाइनेंशियल कैपिटल का हाल देखें। अब वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि जी आर्मी आ जाए। कितना डिसअपॉइंटिंग, इतना दुख होता है देख के, कि इतना दुख होता है कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठी हुई है, अपना उसको देखिए इतना अरसा हो गया है, 2009 से 2025 चल रहा है, आप बैठे हुए हैं और आपने कुछ भी नहीं, आप लोग जो हैं वहाँ तंग आए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी, अब बिजनेस कम्युनिटी वाले, आप बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिलें तो वो कहते हैं कि हमारे मसाइल जो हैं, हम फौज के पास जाते हैं तो हमारे मसले सॉल्व होते हैं, ये हमारे मसाइल सॉल्व भी नहीं करते। चाहे वो ये इनकी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट है। तो अब मसला ये है कि अपना हम ये देखते हैं कि फॉरेन फ्रंट पे हमारी जो है ये इनकी हमारी एस्टेब्लिशमेंट कन्फ्रंटेशन उसने ली हुई है। जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, वहाँ हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस देखें, जब आप डोमेस्टिकली स्ट्रांग होंगे तो आप कुछ कर सकेंगे ना, आप स्ट्रांग फुटिंग पे ही नहीं है। अब तो ये नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उसको आवाम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आवाम के वोट से मुझे आना नहीं है। मेरा अरेंजमेंट तो उनके साथ ऊपर आ जाए, पिंडी वालों से अरेंजमेंट हो जाए तो मैं आ जाऊंगा। तो इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। मैं वही कह रहा हूँ ना कि लेकिन उसका फॉल आउट क्या है कि आम आदमी डिप्रेस हो गया है, आम आदमी परेशान हो गया है, आम आदमी की ज़िंदगी जीर्ण कर दी है आपने। उसके लिए, गरीब के लिए जीना दोभर कर दिया है आपने, उसके लिए हर चीज़ महंगी कर दी है, आटा, चावल, घी। वो होर्डर्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं, आप जाएँ कि कंपटीशन कमीशन वालों के पास कि जी, वो कहते हैं फाइन करते हैं, कोई फाइन हमारा देता नहीं है। वो जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट से कोई स्टे ले लेता है, कोई सिंध हाई कोर्ट से कोई स्टे ले लेता है, कोई कहीं से ले लेता है, और उनको अंदर ही अंदर जो है वो गवर्नमेंट पैटर्न, वो उनको उनको सपोर्ट भी मिल जाती है। तो बात ये है कि मोनोपोली स्ट्रॉन्ग हैं, होल्डर स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब इतनी आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन बुरी है, उसके बावजूद आप स्टॉक मार्केट में जाएं तो आपकी जो कंपनी लिस्टेड है उनकी आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स उठा के देखें, आप हैरान रह जाएंगे भाई, इतना इकोनॉमी का हाल बुरा है तो इतनी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ रही है। इस वजह से हो रही है कि उन्होंने मोनोपोलीज बनाई हुई हैं, उन्होंने कार्टेल्स बनाए हुए हैं। वो अब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इस वजह से बढ़ी है, लेकिन वो फिर बेहतर है क्योंकि एटलीस्ट वो रिपोर्ट तो कर रहे हैं। बाकी तो कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा। आपका ट्रेडर तहरीके लब्बैक को दे देगा 2 करोड़ रुपए की फंडिंग, वो 10 लाख रुपए टैक्स नहीं देगा, वो तहरीके लब्बैक की फंडिंग कर देगा, वो जमात दावा की फंडिंग कर देगा उसमें। और लेकिन वो, क्योंकि आपने उसको एजुकेट ही उसी लाइंस पे किया है, आपने बताया कि जी यही असल हीरो हैं, यही इस्लाम के असल मुजाहिद हैं, इनकी आप फंडिंग करें। तो फिर यही है ना, फिर डायरेक्शन ही ठीक नहीं है ना। हमजा साहब, आपने टिक्का खान की बात की थी। टिक्का खान को पहले कहा गया बुचर ऑफ बंगाल, जी जी और फिर उनको कहा गया बुचर ऑफ बलोचिस्तान। जी लेकिन देखिए सितम ज़रीफ़ी के फिर उनको आर्मी चीफ भी बना दिया और फिर गवर्नर भी जी रहे वो। जी और सर, आपने जो बात की ना कि इंडिया को ग्रेशियस होना चाहिए, तो मैंने बहुत सारे इंडियंस के इंटरव्यू किए हैं, तो वो ये कहते हैं कि छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई। पाकिस्तान ऑलवेज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस, स्टार्टिंग विद 1947।
जूनागढ़ की एक्सेशन आपने कबूल की बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी रैशनल के, एंड दैट वाज अ क्लियर कट मैसेज कि आपके लिए हम जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं करेंगे। जोधपुर सर हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी, उसको जना साहब ने हर मुमकिन कोशिश की, उसको खाली कागज दिया कि लाओ इस पे शर्तें लिख दो, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो सर टू नेशन थ्योरी कहाँ गई? जूनागढ़ की आपने एक्सेशन कबूल की जहाँ की मेजॉरिटी हिंदू थी। तो सर इस तरह के जो मसाइल हैं। फिर देखिए कश्मीर में आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि हालात को जू का तू रखेंगे, फिर ट्राइबल इन्वेजन करवा दिया, उनकी फूड सप्लाईज रोक दी। जी जी, और ये ऐसे ही सर होता है। सिकंदर बलोच एक लेफ्टिनेंट कर्नल है रिटायर्ड, वो नवाए वक्त में कॉलम लिखते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 2013 में नवाए वक्त में, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि नवाए वक्त ने कैसे छाप दिया और एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर ने कैसे लिख दिया ये। ही एक्सेप्टेड ऑल दीज एरर्स, ऑल दीज मिस्टेक्स। उसने कहा ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियंस को पढ़ लें। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करता है, पाकिस्तान को करता है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव जो लोग हैं स्कॉलर्स हैं उनको भी आप पढ़ें, तो कहते हैं ज्यादातर गलतियां पाकिस्तान की तरफ से हुई। उन्होंने लिखा कि उस वक्त जबकि हमें कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी, हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की, उनकी सप्लाईज रोक दी। और सबसे बड़ी गलती क्या की कि कश्मीरी वो जो ट्राइबल इन्वेजन करवाया, और उन्होंने फिर ना हिंदू देखा, ना सिख देखा, ना मुसलमान देखा, सबको लूटा। जाहिर है कि हिंदू और सिख ज्यादा बड़े विक्टिम बने, लेकिन मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। वो नहीं, एक मुसलमानों को वो बल्कि नन्स को नहीं छोड़ा था। नन जी रिपोर्ट है नन्स रेप हुई थी जी जब बारामूला में जी। जी। तो ये जो चीजें हैं सर, जब तक आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, ऑनेस्टी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तो कैसे हम हालात को बेहतर कर सकते हैं? अपना जब हम अपना मुहासबा नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से दूसरों को ब्लेम करने से या अपने प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करने से मसाइल हल हो सकेंगे। सर आप ये बात कर रहे हैं, अब तो सर सैयद अहमद खान को लोग गालियां दे रहे हैं बैठे। सर सैयद अहमद खान को कहते हैं कि जी वो अंग्रेजों का एजेंट था। भाई सर सैयद की जो मूवमेंट थी, मतलब आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, मतलब ये तो आप एवरीवन हैज अ राइट। लेकिन आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि जो मॉडर्न एजुकेशन का जो सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन से मुसलमानों ने जो फ़ायदा उठाना शुरू किया, वो बिकॉज ऑफ सर सैयद हुआ। वो अल्लामा इकबाल की इंस्पिरेशन भी थे, वो कायद-ए-आज़म की इंस्पिरेशन भी थे। और वो अब आप वो कहते हैं कि जी वो भाई आपने सर सैयद की जो लेगेसी है, उसका आउटकम क्या था? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी थी, आगे गवर्नमेंट उनके स्टूडेंट जो थे वो मौलाना हुसैन आज़ाद बाहर, और उन्होंने यहाँ लाहौर ये वो अपना गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आके जो है पढ़ाना शुरू किया, वो जो टीचर वगैरह थे। तो अब आप सर उनको कहें कि भाई उस ज़माने में जो सिचुएशन थी उसमें अगर वो जो कुछ एक इंसान कर सकता था तो उसने किया। अब आप उससे ये कहें कि और कोई उस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक तो शुरू हुई नहीं थी। कम्युनिज़्म का तो कोई अमल दखल नहीं था। वी आर टॉकिंग अबाउट 19th सेंचुरी, नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इवन 20th सेंचुरी। तो अब आपको अगर आप ये बैठ के उसमें एक बहस करें, फिर उनके उससे जो चला वो हसन अली आफंदी ने सिंध मदरसुल इस्लाम बनाया, आगे एजुकेशन आपके जो है पंजाब में एजुकेशन आई पंजाब में, और ये बल्कि उन्होंने जिससे जावेद इकबाल ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे वालिद के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो थे वो सैयद अहमद खान थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मौलवी नाराज़ हो गए। और उन्होंने तो ये भी लिखा है कि भाई सर्राज मसूद जो थे वो अल्लामा इकबाल की अगर वो ना करते तो अल्लामा इकबाल के तो माली हालात बहुत ख़राब थे। ये तो जिससे जावेद इकबाल ने लिखा है, उन्होंने कहा कि सर्राज मसूद जो सर सैयद के पोते थे, उन्होंने वो नवाब भोपाल के एडवाइज़र थे, तो उन्होंने इनका वजीफ़ा जारी कराया अल्लामा इकबाल का। उससे हमारे जो थे हमारे फाइनेंसेस थे, बल्कि वो कहने लगे सर्राज मसूद, उनको जब लगा कि मेरी डेथ हो जाएगी तो सर्राज मसूद को वो अपना गार्जियन, बच्चों का गार्जियन बना, कस्टोडियन बना के वो करना चाह रहे थे। वो तो इत्तेफाक की बात है, सर्राज मसूद की डेथ ही जो थी वो 19 वो अल्लामा इकबाल की डेथ से पहले हो गई, वो जस्ट 48। लेकिन अब वहाँ बेटा ये लिख रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि जी वो तो अल्लामा इकबाल जो थे ये वो तो अल्लामा इकबाल का तो सैयद से कोई लेना देना नहीं था। या जिन्ना साहब का भी जिन्ना साहब ये लिख रहे हैं कि वो कादियानी जो हैं वो जो कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन ये हिस्टोरी वो कहते हैं कि जी उन्होंने सबसे पहले जो है हम लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। और हम हमें कायद-ए-आज़म के उनके पास लेटर्स मौजूद हैं, तो उस ज़माने में क्योंकि
वो एक कायदे सेक्युलर आदमी थे, उनका कोई रिलीजन से तो इतना उनका लेना देना नहीं था। अब आप उनको मौलवी बना के पेश करना चाहें तो करते रहें। हमें किसी जमात इस्लामी का या किसी और रिलीजियस पार्टी का तो रोल नज़र नहीं आता कि पार्टीशन में उनका क्या रोल था। जमीयत उलमा हिंद थी, वो पार्टीशन के अगेंस्ट थी। और वो जी पार्टीशन हाँ, जी पार्टीशन हाँ, जिस लाइन पे पार्टीशन, देखिए पार्टीशन जिस लाइन पे हो रहा था शकील साहब, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ें बहुत लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। अच्छा, ये कहा जाता है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से यहाँ चले आए। देखें, जब आपकी जान पे बनी हो ना, आपको जहाँ जगह होता है आप भाग जाते हैं। ये कहना कि जी हमने पाकिस्तान बनाया था या ये हमने इनको पनाह दी थी, ये नहीं। यहाँ से हिंदू जान बचा के भागा, वहाँ से मुसलमान जान बचा के भागा। यहाँ कोई कोई जैसे कहते हैं ना कि मुल्क की मोहब्बत में नहीं आया था, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए आया था। वन हैज़ टू ये क्लियर करना चाहिए, ईस्ट पंजाब जो यहाँ पिंडी में हुआ उसका फॉल आउट ईस्ट पंजाब में हुआ, यूपी में नहीं हुआ इतना। और आपको मैं एक बात बताऊं कि यूपी में जो ये जो था कत्लेआम ना होने की एक बहुत बड़ी वजह नेहरू थे। नेहरू वॉज मेड श्योर के यहाँ किसी किस्म का यूपी के साइड पे ना हो। सरदार पटेल जो थे, उनके ऊपर तो एलिगेशन है कि उन्होंने उसको पैट्रनाइज किया था, ये कहता है। बट नेहरू एट द सेम टाइम, यहाँ ये वन हैज टू अंडरस्टैंड कि नेहरू और सरदार पटेल के भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। जी फिर और आपने यूएन की इस वक्त बात की थी, यूएन में भी देखे ना, यूएन में आप ये नहीं बताते कि यूएन में कश्मीर का केस लेके ही नेहरू गए थे, जवाहरलाल जी नेहरू गए थे। हम तो नहीं गए थे केस लेके, हम तो वो केस लेके ही नहीं गए कश्मीर का केस। तो हम यहाँ किसी को यही नहीं पता कि केस जो है कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो जवाहरलाल नेहरू वहाँ यूएन में लेके गए, जी जी और यूएन में उसको सॉल्व नहीं किया गया। क्योंकि देखिए ना, बात ये भी है कि उसको आपने एक डिस्प्यूट, जब मैं तो फिर उस पर कहूँगा कि वो आपने डिस्प्यूट जिन्होंने क्रिएट किया होता है ना, वो उसे कभी सॉल्व नहीं करना चाहते, वो उसे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। जो भी जिस तरह पंजाब को डिवाइड किया गया, जिस तरह बंगाल को डिवाइड किया गया, जिस तरह कश्मीर को डिवाइड किया गया, ये एक वो भी है। जैसे अफगानिस्तान, जैसे पश्तून बेल्ट में ये अफगानिस्तान में दुरन लाइन पे बॉर्डर बनाया गया, तो ये इस तरह की, जैसे मिडल ईस्ट में बनाया गया, मिडल ईस्ट में जिस तरह की स्टेट्स क्रिएट किए गए, कुर्दिस्तान को ख़त्म किया गया, कुछ हिस्सा इराक को दे दिया, कुछ हिस्सा इनका उठा के टर्की को दे दिया, कुछ हिस्सा उठा के ईरान को दे दिया, कुछ हिस्सा सीरिया को दे दिया। तो आप ये, ताकि ये डिस्प्यूट रहे और इन डिस्प्यूट पे लड़ाई होती रहे। लेकिन बस ये है कि जब तक आप खुद नहीं बैठेंगे अपने रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है बैठना। फिर आपने कहा ना कि इंडिया में ये हो रहा है, देखिए इंडिया में इंस्टीट्यूशन फैसला करते हैं, इंडिया में लोग फैसले नहीं करते हैं। मोदी बहुत कुछ भी करना चाहे, मोदी नहीं कर सकता, क्योंकि सिविल सोसाइटी वाइब्रेंट है, पार्लियामेंट वाइब्रेंट है, पार्लियामेंट की से है, और पार्लियामेंट एक अथॉरिटी है। पार्लियामेंट मोदी की ऐसी कम तैसी कर सकती है। पाकिस्तान में ये केस नहीं है, पाकिस्तान में इंडिविजुअल फैसला करते हैं। कारगिल का जो फैसला था, मुशर्रफ साहब चले गए थे एडवेंचर करने के लिए। अब उनसे क्या कहें, नवाज शरीफ कहता है कि मैंने नहीं कहा था, मैंने गो हेड नहीं दिया था। इंडिया में ये हो सकता है? इंडिया में कभी भी ये नहीं होगा कि एक आर्मी चीफ जो है उठे और जाके जो है ना किसी कंट्री पे हमला कर दे। अब वो जनरल न्याजी जो था वो बैठ के यहाँ आके फजूल किस्म के इंटरव्यूज दिया करता था, बाद में कहता था कि मैं तो लड़ सकता था, मैं तो बर्मा पे कब्जा कर लेता, मैं तो ये कर लेता, मैं तो वो कर लेता। मतलब इस तरह की बातें, और अखबार छापते थे। जी खबरें में वो उनका एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, मैंने मुझे हुआ कि यार ये इतना फजूल आदमी है। मैं जर्नलिज्म में नया आया था 95-96 में। फजूल किस्म की वल्गर बातें भी कर रहा था वो बैठ के कि आई एम 80 years old एंड आई स्टिल कैन बिकम अ फादर, और इस तरह की बातें। और वो अखबार, क्योंकि खबरें था तो वो उसको उन खबरों को उन चीज़ों को। लेकिन बात ये है कि जब इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे ना, तो फिर ये चीज़ें होंगी। जी इंडिविजुअल फैसले करेंगे, और इंडिविजुअल्स के जितनी कैपेसिटी है, जितना उनका मुतालिया है, जितना उन्होंने पढ़ा है। अब आप
सर सैयद अहमद, आप मुझे बताएं, हम बचपन में हमने पढ़ा था, हमने मुंशी प्रेमचंद को भी पढ़ा था कोर्स में, हमने प्रोग्रेसिव राइटर्स बहुत सारे जब तक हम थे कुछ था, और अब आप कोर्स से उठा के देखें उन सबको निकाल दिया गया। अब सिर्फ क्या रह गया है, इवन के एक दफा मुझे हुआ, मैं एक वो चला है कि जी गुड बाय मिस्टर चिप्स को जो है ना ये सिलेबस से खत्म करके सीरत नबवी पे, मैंने कहा भाई सीरत नबवी तो आप घर में भी पढ़ते हैं, इस्लामियात में भी पढ़ते हैं, आपकी उर्दू की किताब में उसमें भी पढ़ते हैं। अब आप वहाँ गुड बाय मिस्टर चिप्स बेचारा जो एक नॉवेल है उस बेचारे को आप निकाल रहे हैं, और उसकी भाई आप तो कह लगे आप ये नाउजुबिल्लाह किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप क्या करें, कहाँ सर मारे अपना अच्छा जाके। हमजा साहब, एक तो आपने सर सैयद की बात की, मेरा ख्याल है कि गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन पे क्रिटिसिज्म जो है कुछ मेरे ख्याल में वैलिड भी है। मसलन वो जो है अपर क्लास मुस्लिम्स की तालीम में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसा हाँ, ही था। और उसके अलावा वो औरतों की तालीम के भी हक में नहीं थे, और हिंदुओं ने भी उनके कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए चंदा दिया। बल्कि ये भी कुछ लोग कहते हैं कि उनका पहला जो ग्रेजुएट था वो एक हिंदू था। लेकिन हमारा जो मजहबी तबका है उसने बहुत हार्शली क्रिटिसाइज किया उनको। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, जो बरेलवी सेक्ट के जी जी बानी थे, जी उन्होंने तक कहा कि वो खबीस मुर्ताद था, जी यानी जी ऐसा ही इवल था। इवल एपोस्टेट तक कहा। जी वो जी मेरे अभी ख्याल भी। में हाँ मुनासिब नहीं है इस तरह की लैंग्वेज यूज करना। और सर जनाब साहब का जहां तक ताल्लुक है, तो ही वॉज नॉट अ रिलीजियस पर्सन, बट ही यूज्ड रिलीजन टू एडवांस हिज पॉलिटिकल एजेंडा। तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते, और उससे बहुत सारे लोग जो है वो यही समझते थे कि पाकिस्तान जो है ना वो एक इस्लामिक यूटोपिया होगा। और ये लफ्ज जो है, ये फ्रेज उस वक्त के पंजाब के गवर्नर ने यूज की थी वायसराय को रिपोर्ट देते हुए। वो 15 दिन के बाद रिपोर्ट भेजा करता था। तो उसने कहा कि पंजाब में जो है ना ये इंप्रेशन दिया जा रहा है, मौलवियों को यूज किया जा रहा है, पीरों को यूज किया जा रहा है, और ये नारे लग रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसका निकाह टूट जाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। तो रिलीजन का यूज इस तरह से किया गया। लेकिन फिर जो है अबाउट टर्न भी लिया जिना साहब ने 11 अगस्त को, जब ये कहा कि यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और ऐसा क्रीड, ही है, ऐसे नथिंग टू ऐसे ही डू है। विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो उस पर फिर कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई आपका विजन जो है वो क्लियर नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। आज से 7 साल पहले तक आप क्या कहते रहे, अब अचानक आपने ये यू टर्न ले लिया है। तो चौधरी मोहम्मद अली ने गालबन जिना साहब से बात भी की इस मौजू पे। उसके बाद फिर जिना साहब ने ये मैसेज जो है रिपीट नहीं किया। और अक्टूबर में सर किसी रॉयटर्स के नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि टू नेशन थ्योरी के बारे में आप क्या कहते हैं। अब देखिए ये जो स्पीच थी 11 अगस्त वाली, ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी, ये खलीको जमान के अल्फाज हैं जो लखनऊ से ताल्लुक रखते थे। उनकी बड़ी अच्छी किताब है पाथवे टू पाकिस्तान। वो ये जी कहते हैं कि मेरे ख्याल में जिना साहब ने इसको खैरबाद कह दिया था, और उसकी बैकग्राउंड उन्होंने एक्सप्लेन की है कि उन्होंने कराची आने से पहले दिल्ली में एक फेयरवेल मीटिंग की थी मुस्लिम लीगी लीडरों से जो करीब करीब रहते थे, जो अवेलेबल थे। उसमें वो सही। कहते हैं कि यूपी मुस्लिम लीग के जो सेक्रेटरी जनरल थे रिजवानुल्लाह, ही स्टार्टेड आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चंस कि जना साहब अब हमारा क्या बनेगा, हम तो आगे आगे थे इस तहरीक में, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, अब हमारा क्या फ्यूचर है। तो वो कहते हैं कि मैंने जिना साहब को कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना उस वक्त देखा, और मैंने उसको कहा छोड़ो यार कोई और बात करो। उसका वो समझते हैं कि ये नतीजा था कि जिना साहब ने कराची पहुंचते ही दो कौमी नजरिए को खैरबाद कह दिया, ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। लेकिन अक्टूबर में जाके फिर उन्होंने कह दिया टू नेशन थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी, इट इज अ फैक्ट। तो सर ये जो है ना एक क्लियर विजन आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता उनकी बातों में। 11 अगस्त सर की ये तकरीर आप पढ़ लीजिए, वो छोटी सी तकरीर है, सर उसमें मेरी सर इधर इस्लाम उस का सर एक लफ्ज भी ना, एक यानी इस्लाम का लफ्ज नहीं है, कुरान का लफ्ज नहीं है उसमें, हदीस का लफ्ज नहीं है उसमें। सर उसमें देखें शकीर साहब, एक चीज़ तो अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो पॉलिटिशियन होता है या होता है, इस सरकमस्टांसेस जो हैं वो आपको ड्राइव करते हैं कि आप सेक्युलर हो जाए, और उसकी वजह से अब सर सैयद जो थे कोई बहुत बड़े उस जमाने में तो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, जाहिर बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट 19th सेंचुरी, देखें ना
म्यूटिनी हुई थी, म्यूटिनी के बाद का टाइम है जिसमें सर सैयद ने वो किया था। उस ज़माने में तो वो अपनी रिफ़ॉर्म अपनी विद इन सोसाइटी ही शुरू कर सकते थे ना, जो उनकी जितनी उनकी कैपेसिटी थी या वो थी। उनका कोई इंटरनेशनल इतना एक्सपोज़र तो नहीं था। उनका कोई आप ये तो नहीं कह सकते कि वो अल्लामा इक़बाल की तरह या जिन्ना साहब की तरह जो है बाहर से पढ़ के आए थे। उनका उधर उनका उनको सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं ना। अब देखें ना, अब इसी तरह आप सावरकर का आप वो देखें, सावरकर का आप उठा के देखें तो वो शुरू में हिंदू मुसलमान यूनिटी की बात करता था। बाद वो बीजेपी का वो एक उनके लिए वो बन गया, टॉर्च बैरियर बन गया उनके लिए। वो उनका उन्हें लगा कि ये उसकी उसकी जो बुक्स हैं, उसकी जो राइटिंग्स हैं, वो हमारे लिए मशले राह हैं और उसको हम देखें। लेकिन सब वही सावरकर का फिर उठा के देखें, सावरकर ने वो जेल किस तरह से उसको किस तरह टॉर्चर किया गया, काला पानी उसको भेज दिया गया और वो वहाँ उसके साथ प्रॉब्लम उसने फिर उससे माफीनामा लिखवाया गया। भाई नेहरू से तो नहीं देखें, नेहरू क्योंकि एक फ्लुएंट फैमिली से थे, उनके उनकी फैमिली का वो था, इन्फ्लुएंस था, वो जेल में भी रहे तो उनको इतना उन्होंने डिफिकल्ट टाइम नहीं देखा जो एक एक आम आदमी देखता है। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि वो किन सर्कमस्टांसेस में रहा, वो किन सर्कमस्टांसेस से गुजरा, क्या उसके एक्सपीरियंसेस रहे, उसने अपने अपने आप को किस तरह उसमें एडजस्ट किया, क्या उसमें वो अब उसने उस ये तो स्टेटमेंट आज मोदी साहब भी जब होता है वो सेक्युलर बन जाते हैं। मोदी साहब जब जी चाहता है वो स्टॉन्च हिंदू बन जाते हैं। तो ये देखिए पॉलिटिक्स में तो ये और ऐसी जहाँ ऐसी ऐसा रीजन जहाँ इतने एथनिक और रिलीजियस कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वहाँ आप एक एक तरह का सांस नहीं रख सकते। जिन्ना साहब को ये कह देना, तो जिन्ना साहब के ऊपर तो ये भी है कि जी जिन्ना साहब मीटिंग में एक बात करते थे, नेक्स्ट डे लियाकत अली खान कहते थे कि आपने कल इन इन बातों को ओके किया था, आज आप उससे निगेट कर रहे हैं। तो देखें अब उसमें तो बड़े इश्यूज हैं ना कि हर पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह के इश्यूज रहे हैं, हर पॉलिटिशियन के साथ इश्यू रहे। तो सर से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ओवरऑल आउटकम देखना पड़ेगा कि सर सैयद की जो पॉलिसी थी कि मुसलमानों को एजुकेट करें। देखिए ना, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें सर सैयद को, आप उनको उसमें ये ना देखें कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, उस वक्त क्या किया था। उनका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यह था कि सर सैयद ने मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लगाया, मुसलमानों की ब्यूरोक्रेसी में से हुई, मुसलमानों को वहाँ ब्रिटिश रूल में वहाँ नौकरियाँ मिली, मुसलमान अपना केस लड़ सके। अब अब हम ये कहें कि ये सर सैयद का रोल नहीं था तो ये कैसे। अब अहमद रज़ा बरेलवी साहब का रोल देख लें। अब अहमद रज़ा बरेलवी के जो फॉलोअर हैं वो आज ये कहते हैं कि दुनिया जो है वो चौकोर है, दुनिया गोल नहीं है। उनके फॉलोअर्स ये कहते हैं कि जी दुनिया जो है वो सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है, दुनिया सूरज के गिर्द नहीं घूम रही। तो अब वो उनके कोकम नूरानी उनके वो हैं, वो शफ़ी काड़वी, एक दफ़ा शफ़ी काड़वी का आपने भी कोई कोट किया था कि उन्होंने चाँद पे जाने का। तो ये सारे जो थे शफ़ी काड़वी, कोकम नूरानी वाला, ये तो अहमद शाह बरेलवी के फॉलोअर्स हैं और उनका वो तो मसला सारा ये है कि जो कुछ उसमें लाउड स्पीकर के ऊपर जो कुछ कहा, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर का, भाई तो आपने या आप जमात इस्लामी वाले, जमात इस्लामी के एक बड़े आज का जिसारत के एडिटर हैं शाहनवाज फारूकी साहब, अगर आपने नाम सुना। जी, आई नो उन्होंने अच्छा उन्होंने सर सैयद पे कोई किताब लिख दी है, उनमें ये सारी चीज़ें जो है ना ये करके लिख दी हैं। अब आप उनसे ये पूछें कि भाई ये आपने ये तो लिख दिया, आप ये बताएं कि जो तहरीक जमात इस्लामी या ज़िया के दौर में जो आप लोगों ने जिस आइडियोलॉजी को फ़रोग दिया, उसका आउटकम क्या है? तालिबान, मिलिटेंट, तहरीक लब्बैक, सिपाही साहबा, कि आप अब किसी से ये मेरा, मैं तो बल्कि ये सवाल करता हूँ कि मुझे बता दें कि इंडिया में इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है और इतना वो है, कोई ये बता दे कि इंडिया में कोई नमाज़ी नमाज़ पढ़ने गया हो और वो वापस ना आया हो। इंडिया में किसी मस्जिद में अटैक हुआ है आज तक नमाज़ पढ़ते हुए?
मॉब शॉप डंडे-शंडे वाली फ़ुज़ूलियात की बातें जो होती हैं वो तो चलता रहता है। आपके यहाँ तो आदमी नमाज़ म मस्जिद जा रहा है, मस्जिद में सेफ नहीं है। जी। मतलब अब से कुछ ऐसे बीच में मुझे एक हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, जर्नलिस्ट ही है, तो मैंने उससे पूछा, वो फॉरेन न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करता है, तो मैंने कहा जब ये बीच में हालात के खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्रूव हुए, तो मैंने कहा पीटीआई का जब सेकंड टेन्योर था, तो मैंने कहा तो तुम्हें क्या इम्प्रूवमेंट लगती है नवाज़ शरीफ की जब गवर्नमेंट थी? ऑपरेशन वगैरह, तो उसने कहा यार बात ये है कि हालात तो इतने बेहतर नहीं हुए, लेकिन एक चीज़ हो गई है। मैंने कहा क्या? कहने लगा अब ये खौफ नहीं होता कि घर वाला कोई अ, बाज़ार शॉपिंग करने गया है या नमाज़ पढ़ने गया है, तो ये खौफ नहीं होता कि वो वापस नहीं आएगा। हुँ, वो सही। खौफ खत्म हो गया है कि वो वापस नहीं आएगा। हुँ, पहले जी। ये कोई जाता था तो डर लगता था कि कहीं उससे हुँ, आखिरी बार नहीं मिलने हैं आप। हुँ, तो कहने लगा वो खौफ खत्म हो गया है, जी। वो हो गया। तो बात ये है कि लोग तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। फिर आपने ये शाहनवाज़ फ़ारूक़ी साहब की बात की, इनके ही वो थे सुसर सलीम अहमद साहब, जिन्होंने वो एक ड्रामा आपको याद होगा ताबीर था, हुँ, जिसमें वो म्यूटिनी से शुरू होता है मामला और हुँ, उससे सही तो उसमें हिंदुओं को इतना बुरा-भला दिखाया गया था। आई रिमेंबर कि हम लोग इंडिया गए थे, मैं छोटा-सा था 7-8 साल का 1980 में तो हमारी चची ने शिकायत की थी कि यहाँ बड़ा वो है और लोगों को हिंदू जो हैं वो कहते हैं कि वहाँ दिखाई जाती है वो कि देखो ये पाकिस्तान में हिंदुओं को क्या दिखाया जा रहा है। हुँ, और इसी तरीके से इंडिया में जो कश्मीरियों के अगेंस्ट जो अब मैं शकील साहब मैं बताऊँ कि मैं आई वेंट टू इंडिया लास्ट टाइम आई वाज़ इन सेकंड ईयर इन 1989 मैं इंडिया गया था तो वहाँ कश्मीर का कोई इश्यू था ही नहीं, यहाँ हुँ, पूरा मीडिया पे, पीटीवी पे 24 घंटे कश्मीर, कश्मीर होने लगा था। तो वहाँ वो लोग कहते थे कि भई कश्मीर तो इश्यू ही नहीं है, हमारा तो पॉवर्टी इश्यू है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू है, ये वो अगर कश्मीर नहीं कश्मीरी नहीं रहना चाहते, कश्मीरी चले जाएँ या कश्मीर अलग हो जाए। ये तो जब कश्मीरी पंडित्स का मामला हुआ, उस वक़्त उसको वो हुआ कि कश्मीरी पंडित्स को जब निकाला गया और उनको बेचारों को लाके यहाँ कैंप्स में रखा गया, वो अपने मुल्क में जाके जो है वो महाजरीन बन के रहने लगे, उनको वो किया। तब उन्हें हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है? जी। ये क्या है कि आप मतलब वो दनदनाते फिर रहे हैं कश्मीर के अंदर मस्त गुल और पता नहीं कौन-कौन कमांडर सलाउद्दीन और ये दूसरे ये लोग घूमते फिर रहे हैं और ये सब कुछ करते फिर रहे हैं और स्टेट कुछ नहीं कर रही और बीजेपी ने फिर उसको एक्सप्लॉइट किया एंड राइटली सो जी। यू कांट ब्लेम देम। जी। अच्छा हमजा साहब एक तो आपने सर सैयद की बात की कि उनका एक्सपोज़र कम था। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ही विज़िटेड इंग्लैंड और डेढ़ 2 साल वो वहाँ रहे थे, अच्छी लाइब्रेरीज़ में जाते थे, लोगों से डिस्कस करते थे। और सर आम पॉलिटिशियन अगर कोई ऐसी बात करता है ना कंट्राडिक्टरी तो समझ में आती है चले हो गया। लेकिन जिन्ना साहब वाज़ अ फाउंडर ऑफ अ स्टेट क्योंकि उनकी कैंपेन को इस तरह लिया गया कि ही इज़ क्रिएटिंग एन इस्लामिक स्टेट। तो उससे फिर जो है जो कंफ्यूजन पैदा हुआ आज तक हम नहीं निकल सके उसमें से। जो सेकुलरिस्ट हैं वो उनकी सेकुलर स्पीचेस कोट करते हैं, जो रिलीजियस माइंडेड लोग हैं वो उनकी रिलीजियस तकरीरें कोट करते हैं। तो ही शुड हैव बीन क्लियर इन हिज विजन कि भाई इस तरह का मैं मुल्क चाहता हूं और उसमें ये होगा ये होगा। अब उन्होंने कहा वो जी कुरान हमारा आइन होगा, शरीयत हमारा कानून होगा। पीर साहब मानकी शरीफ को लिख के भी दे दिया कि हाँ जी शरीयत होगी। तो सर उससे फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, यू कैन नॉट डिनाई यू आर दैट। जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उससे पहले की सिचुएशन भी तो देखें ना। आप ये देखें कि मौलाना हसरत मोहानी जो थे, अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो मीडिया में चीज़ों को दबा दिया गया है, ये हम भी रिपोर्ट नहीं कर रहे होते। इंडिया में फ्रीडम में कुछ चीज़ें हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है कि सरदार पटेल ने जब उसको कांग्रेस को एक मासेस में पहुँचाने की कोशिश की, तो उन्होंने हिंदुत्व का नारा लगाया। उन्होंने वहाँ रूरल एरियाज़ में पेनिट्रेट करने के लिए हिंदुइज़्म को यूज़ किया। अ, आपका जवाहरलाल नेहरू का पॉइंट कुछ था, उस पे सुभाष चंद्र बोस ने ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये बैठ के, ये पोलराइज़ेशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं?
सरदार पटेल पार्टी के अंदर, लेकिन सरदार पटेल ने की। फिर आप कांग्रेस में कितनी कॉन्ट्रडिक्शन थी, फिर कहा जाता है कि भाई ये वाली बात तो होगी कि भी जिन्ना साहब ने ये कुछ किया। जवाहरलाल नेहरू तो सेक्युलर थे। प्रोफेसर मेहदी हसन कहते हैं कि उन्होंने, भाई अगर आप सेक्युलर थे तो आपने भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के ओथ क्यों किया, गंगा जल का छिड़काव क्यों किया गया, आपके ओथ के वक्त सब कुछ किया गया, सारे हिंदू रिचुअल्स जो हैं वो आपने किए, तो फिर आप सेक्युलरिज्म की बात कैसे करते हैं? देखिए, बात मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन ये एक ऐसी बहस है कि इसके ऊपर कोई, इसका कोई कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होगी, हम उस पे अगर जाएंगे तो फिर वो फिर ये गुत्थी सॉल्व होने वाली नहीं है। ये इशू शकील साहब सॉल्व नहीं हो सकते। ये जो आप प्रॉब्लम है ना, ये वो उसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो वाक़या कर वो जो है कि हज़रत अली को खिलाफत मिलनी चाहिए थी या नहीं, क्यों नहीं मिली, हज़रत में उन्होंने क्या किया, हज़रत उमर ने क्या किया, हज़रत अबू बकर ने क्या किया। वो शुरू हो जाती है और फिर वो 1400 साल की हिस्ट्री शुरू हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम हीरो था, विलन था। राजा दाहिर हीरो था, विलन था। राजा दाहिर ने अहले बैत को पनाह दी थी, क्यों, वो था, फना था। फिर उनमें से भी एक लंबी शुरू हो जाती है, वो कहते हैं कि जी एक इमामत का सिलसिला इमाम हसन का यहाँ था, जो अली हजवेरी, निज़ामुद्दीन औलिया और ये सारा और ये था, और शिया उसको मतलब वो और वो ऐसी बहस है जिसका कोई हासिल कुछ नहीं है। हम सर सैयद को ये कह दें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आउटकम ये देखेंगे कि सर सैयद की एजुकेशन, सर सैयद ने जो कुछ किया जी उसका आउटकम क्या था। जी उसके बाद इंडिया में जो बैठे हुए हैं, ये बैठ के जो इमाम बुखारी हैं, ये बैठ के ये मुसलमानों के लीडर बन गए, जो पहले मुगलों के नमक ख्वार थे, अब वो इंडियन बाद में वो पॉलिटिशियन बन गए और उन्होंने मुसलमानों को मिसगाइड किया। ये असद ओवैसी ही हैं जो इंडिया में मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं। देखें, एक इंडियंस, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आपको उससे लॉयल होना चाहिए, आपको उसका वेल विशर होना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है तो फिर कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ बलूची जी से पूछते हैं कि जी आप मुसलमान पहले हैं या बलूची पहले हैं, वो कहता है मैं बलूची पहले हूँ, क्योंकि मैं बलूची तो 10,000 साल मतलब 3-4 हज़ार साल से हूँ, मुसलमान तो मैं 1400 साल पहले हुआ, सॉरी। तो आप उससे बहस करने लगते हैं। अब वहाँ इंडिया में ये सवाल शुरू हो गया कि भाई आप भारत माता क्यों नहीं कहते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। ये एक फजूल की बहस है। एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एज लॉन्ग एज अ पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन को वो ऊपर रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, वहाँ लॉज को मानता है, एक अच्छा सिटीजन है, वो है, तो ये काफ़ी होना चाहिए। जी बाकी क्या बिल्कुल। उसका फेथ के उसके जी हमजा फेथ साहब, या आई उसे कोई आई आई टेक योर पॉइंट। लेकिन सर बात ये है, एक तो मैं बताऊं कि पटेल पे जो है ना, रफीक जिक्रिया साहब की एक किताब है, जो फरीद जिक्रिया जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं उनके जी, जी, वालिद थे, जी, जी, एंड ही वाज जी, आल्सो अ पीएचडी फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने ये कहा है कि पटेल को गलत पोर्ट्रे किया जाता है कि वो कोई कम्युनल माइंडेड आदमी थे। बहरहाल अगर थे भी तो सर ही वाज नॉट इन द पोजीशन ऑफ जिन्ना। जिन्ना साहब जो थे मुस्लिम लीग के इतने टावरिंग लीडर थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ अ स्टेट। उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए कांग्रेस में अगर कोई रिलीजियस माइंडेड था, कोई सेकुलर माइंडेड था, उन्होंने 2.5 साल के अंदर अंदर अपना आइन बना लिया और वो सेकुलर आइन है। तो हमारे यहाँ तो इतना कंफ्यूजन फैला, इतना कंफ्यूजन फैला कि हम 7-8 साल तक आइन ही नहीं बना सके। और यही कंफ्यूजन था, मजहब का रोल क्या होगा, उसमें कितना इस्लाम होगा, कितना नहीं होगा। तो सर ये जो है ना, हम उस तरह से इजीली इतना अब्सॉल्व नहीं कर सकते कि जो लीडर होता है, जो सुप्रीम लीडर है, जो एक पाकिस्तान एक नया मुल्क बनाने जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी बहुत खास हो जाती है। ही नीड्स टू बी क्लियर कि मैं किस तरह का मुल्क बनाने जा रहा हूं। वरना फिर 78 साल तक लोग जो है ना, पता नहीं कब तक यही बहस करते रहेंगे, व्हाट डिड ही वांट। भाई सर आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त जो सिचुएशन थी, आप ये देखें कि मौलाना असद मोहानी वगैरह जो थे वो कांग्रेस में थे, और उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस में उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया है, उनको साइड पे कर दिया गया है। तो और पटेल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सारा काबिल हैं, और जो ब्रिटिशर्स है जो निगोसिएशन कर रहे हैं वो नेहरू कर रहे हैं। तो उस वक्त ये मामला आया और हसन मोहानी ने कहा कि भाई इनको बुला लो, ये नेहरू हमसे तो डील नहीं हो सकता। अब वो बेचारा असद मोहानी बेचारा दो शलवार कुर्ता पजामा पहने, एक एक लोटा और एक वो लेके घूमने वाला, एक कपड़ों का बैग ढूंढ लेने वाला आदमी,
उससे तो बैठ के माउंटबेटन ने बात नहीं करनी थी ना। नेहरू वाला एक्सपोजर तो नहीं था ना उनका, ना नेहरू वाली एजुकेशन थी उनकी। अब मुसलमानों में मुझे ये बता दें कौन इस कैलिबर का आदमी था जो नेहरू से बात कर सकता, जो नेहरू का इंटेलेक्चुअल लेवल था, उस लेवल पे जाके कोई मुसलमान लीडर आप मुझे नेम मी के ये बंदा कर सकता था भाई। जब कायदे आजम की तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल रही नहीं है, आप तो कांग्रेस से गए थे और चले गए, और मुस्लिम लीग में थोड़ा बहुत जो था आपका तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल रहा नहीं है। इवन अल्लामा इकबाल का कोई पॉलिटिकल, जो हमारे जो लीडर्स हैं उनका तो पॉलिटिकल स्ट्रगल रहा नहीं। जिनका पॉलिटिकल स्ट्रगल रहा है उनका तो आप जिक्र भी नहीं करते, उनका तो जिक्र भी नहीं होता, और वो पार्टीशन के अगेंस्ट थे। वो पार्टीशन के अगेंस्ट है। जब उन्होंने आपको जो दिया था, उन्होंने कहा था हसन मुहानी बेचारे की तो खैर क्या आवाज थी, उन्होंने कहा था भाई आप इसको 3 हिस्सों में कर दें, आप एक साउथ का हिस्सा कर दें, एक सेंट्रल यूपी की साइड का कर दें, 2-3 वो करा दें, और एक हिस्सा ये कर दें। अच्छा, इन सब चीजों से कतई नजर किसी ने ये नहीं कहा था कि इतने बड़े लेवल पे माइग्रेशन होगी। देखें, सबसे बड़ा मसला जो है, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि ये शायद इशू इतने इशू इतने कॉम्प्लेक्स होते ही नहीं कि अगर माइग्रेशन ना होती। जो माइग्रेशन हुई है पंजाब से, फिर वही ईस्ट पंजाब से, फिर बाद में यूपी से, बिहार से, ये जो माइग्रेशन हुई है, ये बंगाल में भी जो ये विद इन बंगाल हुई है, इसने चीजों को बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया और ऐसे इश्यूज खड़े कर दिए जो आज तक सॉल्व नहीं हो रहे। देखे ना, आबादियों का जो इतनी बड़ी जो है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है इधर उधर हुए हैं, तो और कत्लेआम हुआ है, तो जिन जिन का हुआ वो कत्लेआम, वो उस कत्लेआम को फिर वो उन्होंने उसको लोगों ने फिर उसको एक्सप्लॉइट किया है, उन इश्यूज को लेके वो खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी देखिए ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। अब यहाँ को ये मानने को तैयार नहीं है कि कत्लेआम यहाँ शुरू हुआ था, पिंडी से शुरू हुआ था। यहाँ लोगों को पता ही नहीं, एजुकेट ही नहीं किया जाता। बताया जाता है कि जी मुसलमान वहां मरा था, भाई मुसलमान यहाँ से हुए थे ना। फिर देखें, फिर जब कोई चीज शुरू होती है फिर आप उसे रोक नहीं सकते। अब जैसे यहाँ बात की जाती है कि सेक्टेरियनिज्म जो था, हमने देखा था तो जिस जमाने में हुआ था उस जमाने में शियों को बहुत मारा जाता था, हम बड़े हुए तो। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई जब आपको जब 78 से 77 78 में, जब 79 में ईरान रेवोल्यूशन 79 में आया गैस, उसके बाद से जो है यहाँ बाकायदा वहाँ से ऐसा लिटरेचर आया जिसने सेक्टेरियनिज्म को इंस्टिगेट किया, जिसने सेक्टेरियनिज्म को वो किया। अब पंजाब में तो बरादरी सिस्टम था, शादियां भी आपस में शिया सुन्नी की आराम से हो जाती थी ना, कि ये हो गया कि जी दोनों साइड पे इतना कत्लेआम होने लगा। तो बात ये है कि देखें, फिर जब एक चीज शुरू हो जाए ना, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। वो तो जिना ना 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 जिना नेवर वांटेड दैट माइग्रेशन कि इसे इधर वो हो जाए। और जना का देखे ना, और जना ऑन की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसकी तो ऑन ग्राउंड तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं थी। वो तो यूपी में थी, यहाँ आपकी वो थी, वो जो कौन सी पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी। यूनियनिस्ट पार्टी थी सर। देखे ना इन दोनों पार्टियों को, आप ये देखे ना, ये दोनों तो अंग्रेजों से बेचारे लेके ये अंग्रेज जो इन्हें कहते थे, ये अंग्रेजों से डिक्टेशन भी लेते, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि डिक्टेशन भी लेते रहे। अच्छा हमजा साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बात ये है, देखिए व्हेन यू अनलीश सर्टेन फोर्सेस, तो आपको फिर इतनी फोरसाइट होनी चाहिए कि ये क्या रुख इख्तियार कर सकती है। सरदार सिकंदर हयात जो थे, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे पार्टीशन से पहले, उनमें इतनी फोरसाइट थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान वुड मीन अ मैसेकर। पेंड्रल मून थे, एक अंग्रेज ऑफिशियल भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, स्कॉलर थे। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है वाकया कि मैंने इस तरह की बात की तो वो गुस्से में आ गए, कहते तुम्हें पता नहीं इतने अरसे से तुम पंजाब में रह रहे हो, पाकिस्तान वुड मीन मैसेकर। तो सर जिन्ना साहब ने जब ये टू नेशन थ्योरी का नारा लगाया तो उनको सोचना चाहिए था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आप टू नेशन थ्योरी का नारा लगा रहे हैं और पार्टीशन की आप ये जो है ना ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का कभी सोचते भी नहीं है। व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन। हमें तो सर ये बताया जाता है कि 1937 में कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज बनाई थी, उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए मुसलमानों पे,
उसकी वजह से मुसलमानों को पार्टीशन का जी आइडिया जी है। जी जी और, जी जी और देखिए सितम शरीफी देखिए, आयरनी देखिए कि उनको आपने मजीद वल्नरेबल कर दिया, उन 7 ठीक सूबों है, को जहां पे आपके ऐसे ही मुताबिक जुर्म ढाए गए, पाकिस्तान वहां बना दिया जहां ऑलरेडी पाकिस्तान था। पंजाब में तो एग्जैक्टली, कोई जुल्म नहीं बिल्कुल हुआ था, सिंध में कोई ऐसे जुल्म नहीं हुआ था, खैबर ऐसे ही पख्तूनख्वा में नहीं था, बंगाल में नहीं था, पाकिस्तान आपने वहां बना दिया। यानी ऐसे आपके ही सर में दर्द था, पट्टी तो आपने पांव पे बांध ली। ऐसे ही हुआ है। यहाँ मैं और आपकी बात सर से जी, जिन्ना साहब ने आते हुए क्या कहा था मुंबई, वहां दिल्ली से जब आ रहे थे, कि अब आप लॉयल सिटीजन बन के रहें, कोई स्टेट डिसलॉयल सिटीजन को पसंद नहीं करती, उसको बर्दाश्त नहीं करती। और खलीको जमान ने भी उस पर क्रिटिसाइज किया है कि वो मुसलमान जिनको हम ये सब्ज बाग दिखाते रहे थे, वो 15 अगस्त को ना हिंदुस्तानी थे ना पाकिस्तानी थे, वो एलियंस बन चुके थे, स्टेटलेस सिटीजन बन चुके थे, उनको नहीं पता था कि उनका ताल्लुक किस मुल्क से है। तो सर ये इतना विजन तो फिर होना चाहिए था, इतनी फोरसाइट होनी चाहिए थी कि भाई इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। और फिर सर उन्होंने क्या कहा माउंटबेटन को कि पंजाब को मत डिवाइड करें, बंगाल को मत डिवाइड करें, एक बंगाली पहले बंगाली होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है, इसी तरह से एक पंजाबी पहले पंजाबी होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। सर टू नेशन थ्योरी का तो आपने सत्यानाश कर दिया। यहाँ पे सारी उम्र आप टू नेशन थ्योरी का नारा लगाते हैं और फिर उसको इस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। यानी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को कहा तुम इधर ही रहोगे, जो पंजाब में है हम हिंदुओं के साथ रहेंगे जी, हंसी खुशी रहेंगे, बंगाल में भी रहेंगे, पूरा हमें सूबा दे दो बंगाल का, पूरा पंजाब हमें दे दो। तो सर माउंटबेटन ने यही कहा था। फिर उसने कहा सर आपने तो मुझे बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट दे दिया इंडिया को यूनाइटेड रखने का। इसी तरह से जिस तरह आप आर्ग्यू कर रहे हैं, एक इंडियन भी पहले इंडियन होता है, उसके बाद हिंदू या राइट मुसलमान होता है। तो राइट सर ये है ना हमारी कॉन्ट्रडिक्शंस, जो सर। जिनका कहीं हम इनको कोशिश नहीं करते डिस्कस करने की, इनको रिजॉल्व करने की, इन पे ओपनली डिबेट करने की। दैट इज द प्रॉब्लम। सर देखिए ना, बात ये है कि डिबेट यू आर, मैं आपकी बात से टोटली कहीं कहीं मैं आपकी बात से बिल्कुल वो नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा था तो जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट क्यों किया था? देखिए ना, अगर शायद वो इसे पार्टीशन के वो था, कैबिनेट मिशन प्लान को वो एक्सेप्ट क्यों किया? फिर आपने नेहरू ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो हमें एक्सेप्टेबल, और ये इसकी ये एप्लीकेबल होगा, ये नहीं होगा, ये ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कैबिनेट मिशन प्लान वर्केबल सोल्यूशन है कि नहीं है। ये पार्लियामेंट का डिस्क्रेशन है और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि नेहरू ने ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, और हिस्ट्री का किया, कहने लगा कि अगर मैं होता नेहरू की जगह तो मैं ये आई वुड मेक श्योर कि ये सरदार पटेल ने कहा कि उसको मैं वर्केबल वो एक वो बनाता, बेंचमार्क बनाता, और मैं उसके ऊपर टोटली अमल करता जब तक ये हम अपने डिफरेंसेस को आयरन आउट ना कर लेते। तो सरदार पटेल का वहाँ तो पॉजिटिव रोल था, लेकिन उन्होंने नेहरू अच्छा को क्रिटिसाइज किया। देखे ना, अच्छा, मैं उसमें सर उसमें हाँ हमजा साहब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान का है ना, उस पर भी मेरा ख्याल है हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान जब अनाउंस हुआ 16 मई थी मेरे ख्याल में, 16 मई 1946। जिन्ना साहब ने 22 मई को कंडेम किया, इसको स्टेटमेंट दी कि जी दे हैव निगेटेड अवर डिमांड फॉर अ सॉवरन कंट्री। अच्छा, 6 जून को सरप्राइजिंगली उसको एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट कैसे किया? साथ ये भी कह दिया कि पाकिस्तान रिमेन्स अवर अनअल्टरेबल गोल। व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज दैट? सर उन्होंने और कहा था। सर उसमें बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशंस थी। मसलन उसमें आसाम को मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के साथ लंप कर दिया गया था। उनके यार आसाम तो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, इसको बिल्कुल उधर आपने लंप कर दिया। और सर ये जो पटेल का रोल है ना, पटेल वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू द कंक्लूजन के मुसलमानों में अलहदगी के जरासीम इतने फैल गए हैं कि अब इनको इकट्ठा रखना एक डिजास्टर होगा। और सरदार शौकत हयात ने मुझे पर्सनली ये बताई स्टोरी। वो कहते हैं नेहरू ने मुझे बुलाया एक दफा, वो मेरे फादर के जानने वाले थे तो मैं उनको चचा कहता था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगे कि शौकत तुम नहीं समझते कि पार्टीशन इज टू मोमेंटस अ डिसीजन टू बी टेकन इन हेस्ट। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम 10 साल तक 15 साल तक इकट्ठे रहें, अगर हमारा गुजारा नहीं होता तो हम भाइयों की तरह अलहदा हो जाएं। तो मैंने कहा दैट मेक सेंस। तो कहता मैं गया तो मैंने जिन्ना साहब को कहा कि जी पाकिस्तान आप हमारे लिए बना रहे हैं या अपने लिए? उनका मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, तो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, नौजवानों के लिए। तो उस पर उन्होंने वही आर्गुमेंट रिपीट किया। तो कहता है जिन्ना साहब मुस्कुरा पड़े और कहते हैं कि मुझे समझ आ रही है कि तुम किसकी जुबान बोल रहे हो।
तो तुम बहरहाल कल मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का इजलास है, तुम उसमें ये रखना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो कहता है जी मैंने ये बात शुरू की तो मौलाना हसरत मोहानी गुस्से से खड़े हो गए, कहते हैं ये लौंडा क्या बकवास कर रहा है। उस पर कहता है कि जिन्ना साहब ने कहा शट अप मौलाना, और वो बैठ गए। तो उसके बाद कहता है मैं बड़ा खुशी खुशी पंडित जी के पास गया और मैंने कहा पंडित जी मुबारक हो, मुस्लिम लीग मान गई। तो पंडित जी खुश नहीं हुए, डिप्रेस से थे। कहते हैं शौकत इट इज टू लेट। उनका क्या हुआ? कहते हैं पटेल नहीं मानता। उन्होंने कहा पटेल का क्या लॉजिक है? उन्होंने कहा जी पटेल का लॉजिक यही है कि जिस्म के एक हिस्से को अगर गैंग्रीन हो जाए तो उसको काट फेंकना ही बेहतर होता है, बजाय इसके कि सारे जिस्म को उससे अफेक्टेड किया जाए। और पटेल का यह कहना था कि मुसलमानों में अलहदगी इस हद तक फैल गई है, एक ही दफ्तर में बैठने वाले मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होंगे और हिंदू और सिख जो है वो इंडिया के लिए काम कर रहे होंगे। So he said कि जी it is a hard decision, it is a difficult decision, painful decision, but it is a necessary decision. It was Patel who prevailed on Gandhi and Nehru. तो सर ये हैं वो फैक्ट्स जो हमें नहीं बताए जाते। सर ये देखें ना, आप ये सारी बातें ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें ना उसी कंट्री के अंदर अम्बेडकर आया। अम्बेडकर ने आप इनको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो सबके लिए एक्सेप्टेबल था। अब देखें ना, आप ये चीज़ें भी तो देखनी पड़ती हैं। जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे पीपल्स पार्टी बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मैनिफेस्टो वाइज तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी वाइज पार्टी है जिसके अंदर तमाम कम्युनिटीज़ को वो इंक्लूसिवनेस है और तमाम कम्युनिटीज़ को, तमाम सेक्ट्स को, तमाम रिलीजन के लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी है। वो जो पीटीआई में और नून लीग में कॉन्ट्रडिक्शन है वो पीपल्स पार्टी में नहीं है। तो मुझे वो पीपल्स पार्टी बेहतर लगती है। इसी तरह देखें ना, इंडिया में फिर अम्बेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो जिसमें ये था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबको प्रोटेक्शन हासिल है। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन को, अम्बेडकर को हाईली प्रेस किया जाता है। नेहरू को बुरा भला कहा जा रहा है, कुछ लोग पटेल को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर को या भगत सिंह के ऊपर कोई उनको नेशनल हीरो माना जाता है और कहा जाता है कि जी ये वाकई हमारे लिए जो है, इनके ऊपर किसी किस्म का डिस्प्यूट नहीं है। तो और सर आपके सर इल्म में है कि अम्बेडकर वाज नॉट मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और ये गांधी ने कहा था, गांधी ने नेहरू को कहा था कि ये जो कैबिनेट आपने बनाई है सारे कांग्रेस के लोग हैं, दूसरों को भी शामिल करो। तो हमारे यहाँ तो सर एक्सक्लूसिवनेस थी, इंक्लूसिवनेस नहीं थी। जिन्ना साहब ने देखिए खुदाई खिदमतगारों के साथ क्या सलूक किया। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जो गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। फिर कराची की जो सिंध की गवर्नमेंट थी खोड़ो साहब की, उसको डिसमिस कर दिया। और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर वाज सपोज्ड टू चेयर द कैबिनेट मीटिंग्स, वो गवर्नर जनरल होते हुए कैबिनेट की मीटिंग्स चेयर सर। तो वो सर यही तो वो लेखे ना, लियाकत अली खान यही कहते थे कि भाई फैसला कुछ होता है, आप डिसीजन कुछ और ले लेते हैं। देखिए ना, अब तो यही सर मसाइल है ना। एक यहां तक गया कि एक दफा कैबिनेट ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि जो मिनिस्टर जिन्ना साहब से डिसएग्री करेगा ही विल सीज टू बी अ मिनिस्टर, उसको रिजाइन देना पड़ेगा। यार ये व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस? इससे ज्यादा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोर कमांडर मीटिंग में होती है, वहां लोग खुल के बात करते हैं। सर अब देखें ना, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हो गया है जिन्ना साहब। बल्कि वो भी कहा जाता है कि जी लियाकत अली खान और शायद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जब उनको देखने गए ज़ियारत में, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे देखने नहीं आई, देखने आए कि मैं कितने और दिन जिंदा रहूंगा। मतलब ये सारी बातें, ये सारी बातें तो आती रही हैं, लेकिन बट एट द सेम टाइम मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखे ना, जिन्ना साहब को तो एक लाया गया था, क्योंकि मैं जो आपको बासत मोहानी का पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई ये डील नहीं हो रहे हमसे, नेहरू को हम डील नहीं कर पा रहे हैं, हम नेहरू को डील नहीं कर पा रहे हैं। आप ये अब इसे डील, नेहरू को कौन डील करेगा? अब आप मुझे बताएं ना। हाँ, मुसलमान, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि नेहरू को मुसलमानों में कौन ऐसा था जिन्ना साहब के अलावा जो नेहरू के स्टेचर का लीडर था? सर नहीं था लीडर। बहरहाल मैं आपको बताऊं, नहीं सर, हसरत मोहानी की मैं आपको बताऊं बात। एक तो हमें यह नहीं बताया जाता कि वो कृष्ण जी के बड़े फैन थे, जन्माष्टमी पे बड़े एहतमाम से जाया करते थे। सर तो और एक लीडर, एक मीटिंग में जिन्ना साहब इतने गुस्से में आए थे, उन्होंने बाहर फेंकवा दिया था उनको हॉल से कि इनको ले जाओ, इनको। ही वाज फिजिकली टेकन आउट ऑफ द मीटिंग। वो तो एक दरवेश सिफ्त आदमी था, मस्त कलंदर आदमी था। आपने उसके, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब आपका हिस्ट्री की बुक्स में आपका जिक्र भी नहीं आता, आप उनका कोई जिक्र भी नहीं आता। आपका वो देखिए ना,
आपने जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने भाई जिन आपसे उन्होंने डिफर किया था, आप उनकी पूरी बात को जो है ना पेश ही नहीं करते हैं, तो बात तो है कि इश्यूज तो हैं। फिर ये कहते हैं कि जी वो जिन्ना साहब जो थे वो इनके वो मुझे भी नाम भूल गया, सावरकर से पहले जो ये बीजेपी के इनके जो फाउंडिंग फादर थे उनमें से वो जिन्ना साहब जो थे वो उन्होंने उनका केस लड़ा था और ये किया था। तो भाई तिलक। एक तिलक। तो सर देखिए ना, आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप भी होता है, आप ये वो कह रहे हैं। सर देखिए ना, हम अपना हमारा कल्चर है, हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। हम अब क्योंकि मैं खुद के उधर एक वो तो मेरी नानी जो थी, वो पूरी जो थी ना वो क्योंकि उनके बचपन में वो नौटंकी हुआ करती थी, उसमें पूरी ये रामायण और वो पूरा जो है राम और उसका जो है वो पूरी हमें कहानी सुनाती थी, राम लक्ष्मण के बरबास पे कैसे गए राम जी और ये किया वो किया वो किया। तो वो हम लोग क्योंकि उस ज़माने में छोटे थे तो टीवी वगैरह तो होते नहीं, तो हम छुट्टियों में जब जाते थे तो नानी हमें ये सारे जो है ना उनको पूरे वो वाक़या जो थे ना वो स्टेज क्योंकि थिएटर होता था उस ज़माने में, उसमें पूरा उनको या वो होता था, तो नौटंकी में जो होता है तो वो लोग तो बात ये है कि अगर वो तो सर वो वहाँ के कैरेक्टर्स से वो वहाँ की पर्सनैलिटीज़ थी, राम हो गए, लक्ष्मण हो गए या जी जो भी है ये गणेश जी और पता नहीं मतलब जो भी है तो जी वो था वो इट वाज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वो जी हमारा एक हेरिटेज है। हम जी उसे डिसओन करते हैं, ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। ये तो हम आज हम कहते हैं कि जी वो सारा वो हिंदू कल्चर नहीं था, वो यहाँ का कल्चर है और उसको हमें ओन करना पड़ेगा। और हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारा अपना फेथ है, लेकिन कुछ कल्चरल चीज़ें भी होती हैं ना, उनको आप कल्चरल एंगल से देखते हैं, उनको कल्चरल वैल्यूज़ के तौर पे देखते हैं। और क्या जी यहाँ 6 लोग पैदा नहीं हुए थे? राम जी या गौतम बुद्ध का जो जी कैरेक्टर है, वो तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसे ही हैं, जैसे लगता है कि हम्म, किसी होली प्रॉफिट के कैरेक्टर हैं जब, और फिर कहा हम्म, जाता है 1,24,000 आए, तो उनमें से उनका जी वो मोस्ट प्रोबेबली वो होंगे। तो बात ये है कि वो लेकिन सर वो जो नेहरू की वो अब नेहरू के ऊपर इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है जी इंडिया में जो नेहरू के, अब वो जी मैं देख रहा था, वो एक वीलॉग देख रहा था, एक अननोन मिस्टर नोबडी जो है बैठ के नेहरू को क्रिटिसाइज कर रहा है। भाई तुम्हें क्या पता नेहरू का स्ट्रगल, जी पॉलिटिकल स्ट्रगल का उसको अंदाजा है कि नेहरू जी ने अपनी जी कितनी लेविश लाइफस्टाइल को अबैंडन करके वो जी रहा, वो इतने साल जेल में रहे जवाहरलाल जी नेहरू। तो सर देखिए ना, वन हैज टू गिव क्रेडिट टू हम्म, समवन। जैसे सर सैयद से सही आप डिसएग्री करें, आप जवाहरलाल जी नेहरू से डिसएग्री करें, आप गांधी साहब से आप डिसएग्री करें, लेकिन आप उनके रोल को, उनके स्ट्रगल को तो जी डिसओन नहीं कर सकते ना। एग्री विद यू जी। हमजा साहब वक्त बहुत हो गया है, बिल्कुल सो बिल्कुल। you have been very generous with your time नहीं and नहीं नहीं insights, नहीं so नहीं नहीं thank you very सो much. नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू।